वॉचर का सेकंड लेटर मिलने के बाद डीन और नोरा फिर से डिटेक्टिव रुडके के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अभी तक आपने कुछ क्यों नहीं किया। डिटेक्टिव रुडके कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमने आपका पहले वाला लेटर भी डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। हमें जब तक पता नहीं चल जाता कि ऐसा कौन कर रहा है, हम किसी को भी तंग नहीं कर सकते। नोरा कहती है कि ये काम जैस्पर का है, क्योंकि उसकी बहन पर्ल ने ही हमें धमकी दी थी कि वो हम पर नजर रखेगी, या फिर ये काम उन मियाँ बीबी का हो सकता है जो सारा दिन दूरबीन लेकर हमारे घर की तरफ झांकते रहते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि देखो, जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाता हम किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकते। जल्दी से जल्दी अपने कैमरे लगाओ या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड रख लो। हम सरकारी नौकर हैं, बार बार आपके लिए नहीं आ सकते। अगर फिर भी सेफ ना लगे तो घर को बेच दो। अगर घर नहीं बेचना चाहते तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो, वो आपको इस घर के सारे राज खोल कर दे देगा। आपको एक दो डिटेक्टिव के नाम भी बता दूंगा। अगले सीन में डीन डिटेक्टिव रुडके की बताई हुई प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। उस डिटेक्टिव का नाम होता है थियोडोरा। वो इस काम के लिए डीन से ज्यादा पैसे मांगती है। फिर डीन उठकर वहाँ से जाने लगता है। फिर थियोडोरा उसे ये काम आधे पैसों में ऑफर करती है। डीन मान जाता है। घर आकर डीन और नोरा बात करते हैं। नोरा कहती है कि हमें ये घर बेच देना चाहिए। डीन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं इस घर को रेनोवेट कराने की सोच रहा हूँ। आज सारे मिस्त्री घर पे आ जाएंगे और 2-4 दिन में सिक्योरिटी का काम भी पूरा हो जाएगा। फिर नोरा कहती है जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता हम होटल में ही रहेंगे, लेकिन डीन घर पर ही रुकने का फैसला करता है। फिर रात को डीन अपनी फैमिली को लेकर एक मोटल में जाता है। वो 2 हफ्तों के लिए होटल को बुक कर लेता है और वहाँ अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर घर वापस आ जाता है। जब वो घर में एंटर कर रहा होता है तब उसी समय उसे कोई झाड़ियों में खड़ा होकर देख रहा होता है। घर आकर डीन पूरा घर चेक करता है और सोने चला जाता है। जब आधी रात को डीन सो रहा होता है उस समय घर की डोरबेल बजती है। डीन घर से बाहर जाकर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी डीन को अपने घर के अंदर से म्यूजिक की आवाज आने लगती है। वो जाकर देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो आवाज घर के ऊपर वाले स्टोर में से आ रही होती है। वहाँ दीवार के अंदर एक रेडियो लगा हुआ था। जब डीन उसे देख रहा था तभी अचानक से उसके पीछे से कोई गुजरता है। उसी समय रात को नोरा के होटल के रूम में फोन बजता है। फोन उठाने पर उसमें कोई भी नहीं बोलता। तभी नोरा डीन को वहाँ बुलाती है और दोनों रिसेप्शनिस्ट से बात करने जाते हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता किसका फोन था। नोरा कहती है कि *69 डायल करो, इससे उसी नंबर पर रिडायल हो जाएगा। उस नंबर पर रिंग जाने लगती है और वो रिंग डीन के घर से ही बज रही होती है, यानी कि वो फोन उन्हीं के घर से नोरा को किया गया था। अगले दिन नोरा ये पता लगाने के लिए कि वो घर हमारे सिवा और कौन खरीदना चाहता था केरन के पास जाती है। केरन कहती है कि मुझे नहीं पता, हमारी बस फोन पर बात हुई थी और वो घर का बहुत कम रेट लगा रहा था। फिर केरन कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम्हें ये घर बेच देना चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बस तुम्हें कीमत थोड़ी सी कम करनी होगी, लेकिन पहले तुम रेनोवेट का काम खत्म कर लो और तब तक अपना ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि काम खत्म होने से पहले कोई तुम सभी को खत्म कर जाए। दरअसल वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और वो अपने फायदे के लिए वो घर नोरा से सस्ते में खरीदना चाहती है। अगले दिन डीन और थियोडोरा फिर से मिलते हैं। डीन कहता है कि मैं वो घर बेचना चाहता हूँ, लेकिन डोरा कहती है कि क्या तुम पता नहीं लगाना चाहते ये कौन कर रहा है। डीन कहता है जब मैं ये घर ही बेच दूंगा तो मुझे जानकर क्या करना है। फिर डोरा कहती है कि घर बेचने के बाद भी तुम रातों को सो नहीं पाओगे, ये सोच कर कि वो लेटर आखिर भेज कौन रहा था। तुम उसी सोच में बीमार हो जाओगे। मैं तुम्हें जल्दी ही पता करके बता दूंगी कि तुम्हें कौन तंग कर रहा है। फिर तुम उसका गला पकड़ना और उसे ऐसा धमकाना कि आइंदा से वो कभी किसी को तंग न करे। उधर नोरा डकोटा को अपने होटल रूम में बुलाती है और अपनी सिक्योरिटी की बात करती है। वो उन्हें एक रोड देता है जिसे गेट के पीछे अटकाया जाता है और उसे लगाने से कोई भी गेट को बाहर से खोल नहीं पाएगा। फिर डकोटा कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं रात को आपके लिए सिक्योरिटी का काम कर सकता हूँ। डीन मान जाता है। अगले दिन थियोडोरा डीन से मिलने के लिए उनके घर के पुराने मालिक को भेजती है। वो अपना नाम एंड्रयू बताता है। वो कहता है कि मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था क्योंकि मुझे इस घर के बारे में बात करना ही पसंद नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी हेल्प किसी ने नहीं की। मेरी लव मैरिज हुई थी और उसके कुछ दिन बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर वो थोड़ा बीमार रहने लग गई। मैं अपने काम के कारण उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर मेरी वाइफ डिप्रेशन में चली गई, मुझे अब नैनी रखनी पड़ी। फिर मेरी वाइफ दोबारा से अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहती थी। वो चेलो बजाना चाहती थी लेकिन बजा ही नहीं पाती थी। फिर मुझे लगा कि शायद माहौल चेंज करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एक नया घर लिया। मुझे यकीन नहीं होता कि वो घर मुझे इतना सस्ता मिल रहा था कि मैं उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। उस समय मेरे पास बहुत पैसे थे, इसलिए मैं ये घर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उस समय मेरा बेटा 2.5-3 साल का था। अब मैं अपने बच्चे के लिए बेहतर घर चाहता था। यहाँ आकर मेरी वाइफ पहले जैसी हो गई और एक दिन हमारी लाइफ में वो अजीब सा कपल आ गया। वो जरूरत से ज्यादा हमारे साथ घुल मिल गए। उन्होंने कहा अगर आप बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे तो हम आपके लिए बेबी सिटिंग का काम कर देंगे। और बूम, बस उसके बाद मेरी वाइफ चेंज हो गई। उसे आधी रात को म्यूजिक सुनाई देता था, फिर उसे चीजें दिखाई देने लगी। हम हर दूसरे दिन पुलिस को घर बुलाते थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। वो फिर से डिप्रेशन में आ गई। मैं हर रोज अपने बेटे को उस कपल के घर छोड़ देता था। टेंशन की वजह से मैं भी काम नहीं कर पा रहा था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। एक दिन मैंने अपने बेटे से पूछा कि आज क्या किया तुमने सारा दिन। उसने कहा मैं बिगमो और मिच के घर था। जब मैं नीचे रूम में गया तो वहाँ बहुत सारे बूढ़े लाल कपड़े पहनकर खड़े थे। वो कुछ बोल रहे थे और उन्होंने अपने सामने एक छोटा सा बच्चा रखा हुआ था और उसका गला काटा हुआ था। वे लोग उसका खून पी रहे थे। उन दिनों मैंने न्यूज भी सुनी थी कि एक 3 महीने का बच्चा गायब हो गया है। अब मैं भी पागल हो रहा था, मेरी वाइफ भी पागल हो गई थी। मिच और बिगमो अपने घर के सामने बैठकर बस हमें ही देखा करते थे। फिर मुझे अजीब से लेटर मिलने शुरू हो गए। मुझे लगा कि ये लेटर वही दोनों भेज रहे हैं, इसलिए एक दिन मैं उनके पास गया और मैंने उनको धमकाया। वो बोले हमें बच्चे से क्यों नहीं मिलने दे रहे, हम ही तो हैं जो उसका सारा दिन ध्यान रखते हैं, तुम दोनों तो पागल हो। अब वो लेटर मुझे हर रोज मिलने लगे। वो लेटर मेरा माइंड चेंज करने लगे। वो मुझसे पूछते थे पहले अपनी बीवी को मारोगे या अपने बच्चे को। फिर एंड्रयू डीन को अपने सारे लेटर दिखाता है जो उसे मिले थे
वो बताता है कि वो बूढ़े बच्चों का खून पीते हैं और वो भी सिर्फ जवान होने के लिए। एक दिन मेरे बेटे की उंगली कट गई। मेरी वाइफ ने जाकर देखा तो बिगमो वहाँ भी आ गई थी, वो भी तब जब घर के सारे दरवाजे बंद थे। मुझे घर में कोई भी सीक्रेट दरवाजा नहीं मिला, बस मैं उसी दिन अपने घर से निकल गया। वहाँ से जाने के बाद मेरी वाइफ ठीक नहीं हुई, उसे सारा दिन उसी घर के सपने आते थे और एक दिन उसने खुद को फांसी लगा ली। तभी एंड्रयू रोते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डीन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कैस्पर कभी नहीं मिला। एंड्रयू बताता है कि कैस्पर एक अच्छा आदमी था। फिर डीन पूछता है कि तुमने अपना घर किसे बेचा। एंड्रयू कहता है कि मुझे पता नहीं, शायद कोई LLC। अब रात होती है, डेकोटा मोटल के बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी एली आकर उसे अचानक से डरा देती है। फिर वो उसे स्विमिंग करने के लिए साथ चलने के लिए कहती है। डेकोटा ना चाहते हुए भी साथ चला जाता है। फिर एली उसे स्विमिंग पूल के अंदर आने के लिए कहती है और किसी को भी बिना पता लगे वो वापस जाकर अपने रूम में सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मिस्त्री अपना काम करने के लिए डीन के घर आ जाते हैं। तभी वहाँ बिगमो आती है। वो कहती है कि शाम 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। डीन कहता है मैं टाइम का पूरा ख्याल रखूंगा। बिगमो कहती है कि तुम्हारे घर से आने वाले शोर के कारण हम लोग परेशान होते हैं, अगर तुम हमें पहले बता देते तो हम कहीं चले जाते। कमीने, तुम अपने सुंदर घर के साथ कर क्या रहे हो, क्यों इसे बिगाड़ने पर लगे हो बेवकूफ। डीन कहता है मैं अपने घर का हर वो रास्ता बंद कर दूंगा जिससे तुम जैसे लोग मेरे घर में आते हैं। बिगमो कहती है कि मैं तुम्हारे घर से आने वाले शोर के एक एक डेसिमल का ध्यान रखूंगी और तुम पर हर वक्त नजर रखूंगी। फिर डीन गुस्से में कहता है मुझे पता है वो लेटर भी तुम लोग ही भेज रहे हो, अब मैं तुम पर नजर रखूंगा। और हाँ, धूप में ज्यादा विटामिन डी मत लिया करो वरना कैंसर हो जाएगा तो सारा काम तमाम हो जाएगा। बिगमो कहती है मैं पहले से ही कैंसर से लड़ रही हूँ। अगले दिन डीन अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पार्टी चल रही होती है। उसे पता चलता है कि किसी और का प्रमोशन हो गया है। डीन जाकर अपने बॉस के सिर चढ़ जाता है और कहता है आपने मुझसे वादा किया था प्रमोशन का। उसका बॉस कहता है लेकिन तुम काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम आजकल पूरी ड्यूटी में नहीं देते और समय से पहले घर चले जाते हो। अगर तुम लेट तक ऑफिस में काम करोगे तो शायद मैं अगली बार कुछ सोच लूंगा। उस दिन डीन लेट घर जाता है। वो काफी थका होता है और घर को चेक करने के बाद सोने चला जाता है। तभी रात को गन शॉट की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वो जाकर चारों तरफ देखता है कि ये आवाज आई कहाँ से है। अब सुबह उसके बीवी बच्चे उससे मिलने आते हैं। तब वो अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे बिगमो की काली करतूतों के बारे में पता चला है और मैंने कल उसे खरी खोटी भी सुना दी। तभी उन्हें घर के बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आती है। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं, बाहर उनका बेटा डीन को कहता है कि तुमने ही मेरे पेरेंट्स को धमकी दी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। मेरे पापा ने पहले मेरी मोम को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। डीन घबरा जाता है और अपने घर में वापस आ जाता है। उस रात डीन फिर से सो रहा होता है और अचानक से घर के अंदर अलार्म बजने लगते हैं। डीन डंडा लेकर घर के सभी रूम चेक करता है लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो वापस अपने रूम की विंडो में आकर देखता है तो उसे वहाँ घर के सामने जैस्पर खड़ा मिलता है। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।